नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। खबर बिलासपुर से सामने आ रही है, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय सीमा की बैठक को लेकर जिले में संचालित शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों एवं जन दर्शन के लंबित मामलों के विस्तार से समीक्षा की है। इस बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ध्वजारोहण किया जाना संभावित है। साथ ही कलेक्टर ने ये भी कहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय, सुव्यवस्थित एवं भव्य स्वरूप में मनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। आपको बता दें कि इस अहम बैठक में एसएसपी रजनीश सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस पर जिले के विकास कार्यों एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आम नागरिकों को जिले की उपलब्धियों की जानकारी भी मिल सके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से किसानों को परेशान करने वाला एक अहम मामला सामने आया है, जहां ग्राम पिंकापार निवासी किसान गोवर्धन साहू का यह आरोप है कि उनका धान होते हुए भी सरकार जानबूझकर खरीद नहीं कर रही है। उन्होंने आगे इस बात की भी जानकारी दी कि उनके नाम से जारी धान खरीदी टोकन को अवैध बताकर निरस्त भी कर दिया गया, जिसके बाद समिति द्वारा उनका धान जो है वो खरीदने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें, जबकि किसानों का ये दावा है कि धान पूरी तरह से उनका अपना है और सभी दस्तावेज जो है वो वैध है, तो वहीं इस मामले को लेकर किसान गोवर्धन साहू ने जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत की है, न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही किसान ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए, कहा कि अगर समय रहते धान की खरीदी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में जांच की बात लगातार कही जा रही है। नाप के टाइम में ये लड़का टिकम दास रही से टिकम साहूगर नाप 6 बोरी के सैंपल के नाप करवाई से वो समय में टिकम रही से और तहसीलदार विजय कोठारी का तेन रही से और हमारे गांव के कोटवार अनिल गंधर्व रही से 2-3 जन पटवारी रही से 5-6 बोरी का सैंपल के लिए नाप करवाई से तहसीलदार साहब। तो कोई में 52 किलो, कोई में 53 किलो, कोई में 45 किलो, कोई में 43 किलो, ऐसे 6 बोरी के नाम अलग अलग है ना। ओकर बाद मनमानी करते हुए वो बोली कि ये धान जो है खरीदी का है, कोचिया का है, तुम विक्रय करने के लिए लाए हुए हो और ये एक बराबर नाप आ रहा है। ये बोली से एक बराबर नाप कहाँ है, कोई 42, 45, 57, 53 आ रहा है, तो एक बराबर नाप कहाँ होता है। तो कुछ सुनवाई नहीं किया, तो उसको जो जब्ती बना दिया। जब्ती बनाने के बाद में पटेल को फोन करके बुलाया, पटेल गीतालाल, अपना ग्राम पटेल है गीतालाल यादव, बोला फोन करके बोले तहसीलदार साहब अब बोला कि हम पंचनामा बना हम जब्ती करत हन हमें दस्खत कर। तो भाई जब बुलाना रही से पटेल ने बुलाना रही से, नाप के समय बुलाना चाहिए ना, नाप कैसे समय बुला के बोले जब्ती करना रही। कहाँ रखे हो आप धान, कहाँ रिसाते? धान ला में हार मोर घर में बाड़ी छोटे है, उड़ानी जरूरत रही से काबत हार्वेस्टर में लुआ हूँ मैं, तो कुछ तो कचरा रहता, जहाँ कचरा हुई सारे समिति से समिति वाले में नाटक करते खरीदी वाले में, मैं क्या उड़ा दूँ करके दूसरा कोठार में रखे लक्ष्मण यादव 400 कट्टा। और आप टोकन जारी हो गई, कभी कति धान बेच रहे हो? देखो कन धान नहीं बेचे हूँ साहब ने, टोकन जारी हो रही है। टोकन जारी कि बहू के किरण साहू के नाम पर हो रही खोबा ठंडा पानी के फसल के खोबा सोसाइटी में, बोला निरस्त करवा दी। और मैं 5 तारीख से टोकन पर चक्कर काटा, तो क्या कहते हैं चाहे टोकन वाले मन को सोसाइटी वाले मन की कोई अपन वो मना कि अभी तो समय नहीं है, फूल हो गए, 12 तारीख के आवे तो 7 तारीख के आवे तो 15 तारीख के आवे, घुमा दी। लोन भी ले होगा, टाइम पास कर दी। लोन ले जी हाँ, केसीसी में 2 लाख के लोन है सर, और 1 लाख के इसमें बाहर वाले कर्ज है। वो लोग मांग करा तो अभी मोर मांगे साहब की स्थल निरीक्षण करके और
जो जब्त धान है वो का नाप करवाया जाए। कितना जब्त होगा? 400 कट्टा। आपका नाम बता। गोवर्धन साहू, इनका फार्म। तो मोर मांग है साहब की स्थल निरीक्षण करके जो पटवारी सामान नाप बता है उसका बात सही है कि मेरा बात सही है, उसके लिए आप कोई भी अधिकारी को भेज दो और नाप करवा लो। बीजापुर जिले में हाल ही में चट्टानपारा क्षेत्र में नक्सल पीड़ितों और डीआरजी जवानों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है, जिसके खिलाफ कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी और सीपीआई जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की। आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने बीजेपी नेता संजय लुंकड़ पर कई स्थानों पर अवैध कब्जे का आरोप भी लगाया है और प्रशासन के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाए हैं। तो वहीं इस प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु कार्रवाई 16 से 17 जनवरी 2026 को हुई, जिसमें 100 से अधिक पक्के कच्चे मकान ध्वस्त किए गए। साथ ही इस दौरान मंडावी और झाड़ी ने मांग भी की है कि प्रभावितों को तत्काल मुआवजा और वैकल्पिक आवास जो है वो जरूर दिया जाए तथा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ऐसी कार्रवाइयों पर रोक भी लगाई जा सके। साथ ही इस दौरान विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर भी आदिवासियों के जल जंगल जमीन को प्रभावशाली लोगों को सौंपने का संगीन आरोप लगाया। गलत तरीके से बात कर रहे गलत है। उनका वहां पर है पुराना पुलिस लाइन में, पुराना पुलिस जो लाइन है उसके बाजू में 35 डिसमिल जमीन, वहां पर भी उन्होंने ढेर रखा है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं। ये जो बीजापुर बीच शहर में बीजापुर में जो ट्रैफिक पुलिस थाना है ना, ट्रैफिक पुलिस थाना तहसील जाते हैं, उससे ट्रैफिक पुलिस थाना के पीछे में वहां पर अपने बेटे के नाम से 5 डिसमिल जमीन वहां पर वो मतलब वो रखा है, घेर कर रखा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जैतालूर जो पेट्रोल पंप है, जैतालूर पेट्रोल पंप जो लास्ट वाला है, पेट्रोल पंप के बाजू में मैं उस दिन भी बताया था बड़ा सा बाउंड्री बना के रखे हैं जो 30 डिसमिल से 28 डिसमिल से ऊपर है। वहां आखिर वो बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है, वहां तहसीलदार क्यों नहीं पहुंच रहा है, वहां एसडीएम क्यों नहीं पहुंच रहा है, उससे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। और इसी साथ में ऐसा सभी बहुत से ऐसे लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। लोगों के ऊपर इस तरीके से दबाव डालकर जो गलत तरीके से बात कर रहे गलत है। आप सभी राजनांदगांव में फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है, जिसके तहत जिले के सभी शासकीय स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि इन परीक्षाओं में खास बात यह है कि यह परीक्षा पूरी तरह से बोर्ड पैटर्न पर ली जा रही है, जिसमें प्रश्न पत्र, समय और नियम सब कुछ बिल्कुल बोर्ड परीक्षा जैसा ही होगा। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि इस परीक्षा का उद्देश्य बच्चों की वास्तविक तैयारी का आकलन करना है और परीक्षा से पहले उनकी कमजोरियों को पहचान कर सुधार करना है। तो वहीं स्कूल प्रशासन और शिक्षक इन परीक्षाओं को बच्चों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला एक अहम कदम भी बता रहे हैं। देखिए अभी एक्चुअली में एनुअल पेपर तो खैर 20 फरवरी से है, 20 और 21 फरवरी से 10वीं और 12वीं का, लेकिन ये जो है ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम है एक्चुअली। तो इससे मतलब मेन एग्ज़ाम से पहले उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, उसको ध्यान में रखते हुए प्री बोर्ड एग्ज़ाम हर साल ली जाती है। कितने बच्चे हैं इसमें? दोनों का हो रहा है? 11th नहीं 10th और 12th दोनों का। ये कब तक चलेगा? ये देखिए ये आज ही से चालू हुआ है, 16 से संभवतः 23 तारीख तक है ये पेपर चलेगा। हाँ जी। इसे फिर किनके द्वारा आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, ये अपना जिला शिक्षक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। आपका नाम? जी मेरा नाम माधव सिंह, प्राचार्य स्टेट हाई स्कूल। बोर्ड परीक्षा की तैयारी हो चुकी है, सिलेबस पूर्ण हो चुका है। प्री बोर्ड का एग्जाम हम 16 कल से प्रारंभ कर रहे हैं जो 23 तक चलेगा। प्री बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट की समीक्षा हम 3 दिवस बाद लगभग 27 जनवरी को करेंगे और 28 जनवरी को से हम कुछ इनके लिए जो कमजोर छात्र छात्राएं हैं जोन वाइज उनके लिए हम कुछ कठिन विषयों की क्लासेस लगवाएंगे और जो
जिन बच्चों के परसेंटेज 80%, 85% से अबव है, उन बच्चों को हम तराशने का प्रयास करेंगे ताकि वो बच्चे मेरिट में आ सके। इनके लिए आवासीय प्रशिक्षण बरगा में जो पंचायत विभाग की भवन है, उसमें 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण उन लोगों का। नेहरू नगर इलाके में एक मकान में चर्च संचालित होने और प्रार्थना सभा होने की शिकायत हिंदू संगठन द्वारा पुलिस से की गई थी। शिकायत के बाद पुलिस विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि संबंधित मकान में किसी भी प्रकार का चर्च या फिर सामूहिक प्रार्थना सभा संचालित नहीं हो रहा था। मौके पर मौजूद परिवार ने इस बात की जानकारी भी दी है कि वे अपने निजी तौर पर पूजा पाठ करते हैं। जांच के बाद पुलिस ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि यहां पर नहीं पाई गई है। हालांकि पुलिस ने मकान मालिक को हिदायत भी दी है कि भविष्य में बाहरी लोगों को बुलाकर किसी भी प्रकार की प्रार्थना या धार्मिक आयोजन न किया जाए, जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले को समझाइश देकर शांत करा दिया है और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जहां पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पे चर्च संचालित किया जा रहा है। इनके आवेदन के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कुछ भी संदिग्ध पाया जाएगा तो उस पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी इसमें जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी गई श्रद्धांजलि, आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी किया गया नमन। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। नितिन नवीन ने भी अर्पित की पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग नितिन नवीन, अमित शाह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी किया गया नमन। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजापुर में बस्तर पंडुम 2026 का जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया। ये कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर की आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा है। पंडुम 3 चरणों में हो रहा है। जनपद स्तर पर 10 से 20 जनवरी, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर 6 से 8 फरवरी तक बीजापुर सहित बस्तर संभाग के 7 जिलों के कलाकार भाग लेंगे। प्रदर्शित कलाएं कार्यक्रम में 12 विधाओं पर आधारित प्रतियोगिताएं शामिल हैं, जैसे जनजातीय नृत्य, गीत, वाद्ययंत्र, वेशभूषा, शिल्प, चित्रकला, पारंपरिक व्यंजन और वन औषधि। बीजापुर में ब्लॉक स्तर के आयोजन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जहां आदिवासी संस्कृति जीवंत हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने संस्कृति एवं राजभाषा विभाग को नोडल बनाया है, ताकि ग्राम पंचायत से संभाग स्तर तक व्यापक सहभागिता हो। ये बस्तर की परंपराओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का प्रयास है। बीजापुर जिला में ब्लॉक स्तर से लेकर आज जिला स्तर का जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर की जो रीति रिवाज को लेकर उसे कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के बस्तर पंडुम नाम दिया है। उसके साथ जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश स्तर का सभी जिलों में आज जिला स्तर का बस्तर पंडुम मनाया जा रहा है। वैसे उसी सरकार आज बीजापुर जिले में भी जिला स्तर में बस्तर पंडुम मनाया जा रहा है। बस्तर पंडुम में आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तमाम जो जिला वासी हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ जिला में जो यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ के जो कल्चर, यहाँ के जो परंपराएं हैं, उन्हें लेकर आज अपने अपने जो रीति रिवाज को दर्शाने के लिए किस प्रकार लाए हैं, क्या क्या चीजों को आज बस्तर पंडुम में पब्लिक को दिखाने के लिए लाए हैं, उन्हीं से वार्तालाप करेंगे। दीदी आपका? चंद्रवती ठाकुर जी। आज आप लोग क्या क्या लाए, क्या क्या काम आते हैं और क्या क्या ना? ये आभूषण है। हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं वो इन सारे आभूषणों का प्रयोग करते हैं। पहले तो अभी तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। अभी के जो नए पीढ़ी है वो ये सारी चीजों को भूल गए थे, लेकिन ये बस्तर पंडुम के माध्यम से जो हमारी पुराने जो पोशाक है, पहनावा है, फिर से लोगों के बीच में मतलब जागरूकता ला रहे हैं। जो हमारी जो संस्कृति है जो खत्म हो रही थी वो फिर से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग को कि बस्तर पंडुम हो रहा है। हम लोग में नया जोश, नया उत्साह है। बड़ा अच्छा लग रहा है। जो विलुप्त हो रही पुरानी संस्कृति है वो उससे सरकार कार्यक्रमों के माध्यम से उसे जागृत कर रही है, उस परंपरा को दर्शा रही है। यहाँ के युवाओं को, नए युवाओं को इसके बारे में बता रही है। और भी हमारे कई प्रकार का यहाँ का जो बस्तर का जो परंपरा है उन्हें लेकर पहुंचे हुए हैं। दीदी आप लोग कोई है बात करने वाले? आप हैं? जयवाराम मरकम जी। जयवाराम मरकम जी, कौन सा ब्लॉक से आए? उसूर ब्लॉक सीतापुर। उसूर ब्लॉक सीतापुर से जी। ये जो क्या क्या काम आता है थोड़ा बताने का प्रयास ये है। बड़ा हम लोग शादी होता है ना, शादी ब्याह में ये गुजीर बोलते हैं इसको। अच्छा, कैसा नाच? ऐसा ठीक। इसको फिर माता कोप बोलते हैं। अच्छा, कहाँ पे रखते हैं इसको? इसको हम लोग शादी में नाचते हैं, बड़ा शादी में। आपको बता दूं, जब शादी होता है या कोई भी कार्यक्रम से होता है तो इसको अपने सिर में रखते हैं। रख के इसका जो एक स्टाइल है, जो नाचने के समय में जो जिस प्रकार वहाँ के लोगों को, आए हुए लोगों को किस प्रकार इस संस्कृति में
इसे ढोलक कहते हैं, जो बाजा बजाने के लिए बाजा बजाते हुए इससे बाजा बजाते हैं। जब इसको सिर में पहन के उसके बाद जो ढोलक है, इसको ढोलक बोलते हैं, इसके माध्यम से फिर नचाते हैं। वहाँ संस्कृति हो चाहे शादी हो, जो भी है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो बस्तर का जो परंपरा है, जो खाने का जंगल में जो चीज मिलती है, वो जंगल में इतने मस्त बड़े बड़े चीज है, ये आपको तालाब में मिलेगा देखने के लिए। ये पूरे यहाँ का बस्तर का है, पूरे खाने के लिए आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, केवल आपको जंगल में जाने से जंगल से मिलेगा। लेकिन ये पदार्थ खाने से आपको बीमार नहीं होगा। ये कहावत है, बस्तर में जो लोग दुकान से नहीं खाते वो कई सालों तक जीवित रहते हैं, ये ऐसा कहते थे और पहले वैसा रहते थे भी। लेकिन आज का जो रीति में ये अच्छा खाना है, ये जो आपको ये गुब्बल वेपा का मतलब आप जानते होंगे। ये जो जब आप पियोगे मलेरिया इससे पूरी तरह नष्ट होगा। ये मेरा फैमिली में भी मैं यूज करता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में भी कभी मलेरिया नहीं होती है, इसी का मैं उपयोग करता हूँ। आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो खेती किसान लोगों का है, किसानी करते समय क्या क्या सामान का जरूरत पड़ता है और कैसे उसका उपयोग करते हैं। खास बात है पुराना जमाना का, ये जो पहले धान कूटते थे, धान कैसे कूटते थे, धान इसमें रखते थे, उसके बाद ये जो है इधर पैर में कूटते थे। पैर में कूटने से इसमें ये जो धान है चावल में बदल जाता था। जैसे मिल में चावल को मिलीन करते हैं तो उसके बाद अपन को चावल मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये छठा है, देसी है, जैसे चीन पत्ता का है। ये इससे मछली पकड़ने का काम करते हैं, इससे मछली पकड़ते पहले जमाने में। लेकिन अभी तो दुकान में अलग अलग चीज आए हैं, झाड़ू हैं। ये जब धान बुने करते समय इससे धान ले जाते थे, या तो मोवा बीनने के लिए, शादी में बहुत सारे जगह में इसका इस्तेमाल होता है। ये तो आप भी जानते होंगे। तो सूपा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आप रखते होंगे बोरे में चावल को पैक करके, लेकिन नमक भी और दान भी इसमें रखते हैं। दान भी सुरक्षित रहता है, नमक भी रखते हैं, ये भी दान रखने के लिए काम आता है। ये तमाम भाजियां हैं, ये जो ये भाजियां हैं सब्जी बना के खाने का है। ये कई प्रकार का नाम है इसमें दिया है, लेकिन नाम बताते बताते काफी समय हो जाएगा, इसलिए ये जो बासी खाना है, खाना को क्या करते हैं, बासी खाना को कल बनाए रहते हैं, फिर उसका दूसरा पेज में बदल के उसको पीने का सेवन करते हैं। दीदी कौन है यहाँ से? मेरा नाम वेरोनिका एक्का है। अच्छा, कौन सा ब्लॉक से? उसूर ब्लॉक से। उसूर ब्लॉक से। क्या क्या सामान लाए हैं? यहाँ बहुत सारे चीजें लाए हैं। थोड़ा बहुत नाम बताने का प्रयास। हाँ। ये जड़ी बूटी दवाई है, पेट दर्द के लिए काम आते हैं। बाकी ये टांग कांदा है, हमारे बोली में। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।